Welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. एसएससी जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज है आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को हटाने का। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम ये सीरीज लाए हैं। सीपीएम पर्ट के 3 सेशंस हो चुके हैं। आज सीपीएम पर्ट के कितने 3 सेशन हो चुके हैं। आज सीपीएम पर्ट का 4th सेशन है। 4th सेशन में कैसे 30 सवाल हम कर चुके हैं और हम आगे और सवाल सीपीएम पर्ट के करेंगे। मैंने 0 से स्टार्ट किया। लास्ट में जाते जाते आपके पास क्या रहेगा, एक पक्का नोट्स बन जाएगा जो मैं आपसे बोलते जा रहा हूं कि आप लिखते जाइए और उसको रिवाइज करके आप फिर एग्जाम में बिंदास जा सकते हैं। अभी क्या आप उठकर बैठिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसके बिना मत आया करिए, क्योंकि अगर आप बस पिक्चर नहीं चल रही यहां पर, आप अगर हाथ से अपने लिखोगे चीजें तो याद रहेंगी। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 30 सवाल हम कर चुके हैं। सक्सेसफुल एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक नया टर्म आया और जो कि हमारी सिविल इंजीनियरिंग से हमें रिलेट नहीं करता है। ये क्या मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सब इंजीनियर एग्जाम हुआ, सब इंजीनियर व्यापम सिविल के पेपर में ये सवाल पूछा गया रिसेंटली 2021-22 में जो पेपर हुआ था। सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स मे बी फाउंड इन, किस में मिलेगी? लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे हम बचपन से पढ़ते आए क्या, लीनियर एलजेब्रा, या फिर क्या लीनियर एलजेब्रा को कैसे रिलेट किया था सर, हम जानते थे वाई, ये कैसा लीनियर एलजेब्रा है, रुको हम जानते थे सर y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लीनियरली रिलेट कर रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे ही ऐसी चीजें जो लीनियर एक दूसरे से रिलेट कर पाए तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग की क्या एक जैसे एक सीधे में रिलेट कर पाए तो उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो क्या केमिकल एंड ऑयल, यस, फूड प्रोसेसिंग, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है। तो ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग मतलब आगे दी हुई सारे ऑप्शंस सही हैं। क्लियर बात, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इस पे ज्यादा माथा नहीं मारना है। आपके लिए मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग दे दी है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपके सामने दे देता हूं, आप एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सीक्वेंस करेक्टली द फॉलोइंग स्टेप्स इन पर्ट सीपीएम एनालिसिस। सीक्वेंस करेक्ट मतलब इसको करेक्ट करना है कि क्या होगा जब आप सीपीएम पर्ट की एनालिसिस करोगे, तो कौन सी चीज पहले होगी उसके बाद कौन सी होगी, क्लियर। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ नहीं, ये तो लास्ट सबसे ज्यादा मतलब सब कुछ हो जाने के बाद हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करते हैं। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, उसके पहले तो ड्रॉ करेंगे नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहले तो एक्टिविटीज पता होनी चाहिए, फिर तो नेटवर्क बनेगा। एस्टेब्लिश डिपेंडेंसीज अक्रॉस एक्टिविटीज, पहले एक्टिविटी पता होगी तब तो उसके बीच में डिपेंडेंसीज बना पाएंगे। तो क्या बोल रहा है डी, एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी तो पता हो, डिफाइन द एक्टिविटी इन द नेटवर्क। हे प्रभु आ गए ये। सबसे पहले क्या होगा ई, होगा ई एक्टिविटी होगी, क्लियर बात। तो एक्टिविटी मैंने एरो पर दिखा दी, ई एक्टिविटी होगी क्या, डिफाइन द एक्टिविटीज इन द नेटवर्क। एग्जांपल कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं तो उधर क्या सबसे पहले एक्सकेवेशन, एक चीज हुई एक्सकेवेशन हुआ, उसके बाद फाउंडेशन का काम हुआ, फाउंडेशन के काम के बाद क्या प्लिंथ एरिया, प्लिंथ पर काम हुआ, फिर उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर पर काम होना चालू हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये एक्टिविटी को डिफाइन किया, इसको मैंने मान लिया ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी। ये क्या बोला, मैंने पहले डिफाइन किया उन एक्टिविटीज को, पहले हम एक्टिविटीज को डिफाइन करते तो सबसे पहले होगा ई, क्लियर। उसके बाद क्या, उसके बाद एस्टेब्लिश डिपेंडेंसीज, तो एक्सकेवेशन के बाद ही फाउंडेशन पे काम होगा। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन बना के रख दी फिर खुदाई कर रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसकी फिर डिपेंडेंसीज बता रहे किसके बाद क्या होगा, ये एक्टिविटी इस पर डिपेंड है, ये एक्टिविटी इन दोनों पर डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसीज कब बनेंगी, जब एक बार आप एक्टिविटीज को क्या डिफाइन कर लोगे। तो ई के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी, ई के बाद एक्टिविटी आएगी, फॉर एग्जांपल ए के बाद क्या करोगे आप, ई के बाद आप करोगे एस्टेब्लिश डिपेंडेंसीज अक्रॉस सी काम करोगे। तो ये भी तो एक काम ही है जो मैं कर रहा हूं, ये भी काम है, तो इसलिए एक्टिविटी में लिखते जा रहा हूं उसको, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है,
इसके बाद बोल रहा है स्टेब्लिश हो गई जब डिपेंडेंसीज, तो आप क्या करिए, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। ये नेटवर्क ही तो बना रहा हूं। इसके बाद क्या करेंगे आप, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, तो बी ड्रॉ कर लिया नेटवर्क डायग्राम। उसके बाद टाइम, इसमें कितना टाइम लग रहा है, टाइम को हम टाइम को एस्टिमेट कर लेंगे। तो तीसरा काम मैंने क्या किया, तीसरा काम क्या किया आपने, टाइम को एस्टिमेट कर लिया। किस में आ रहा है एस्टिमेट द कंप्लीशन ऑफ टाइम, डी पर। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, उसके बाद फाइनली मैं आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, कौन सा लॉन्गेस्ट टाइम वाइज है उसको मैं क्रिटिकल पाथ बना सकता हूं। तो ये मेरा सीक्वेंस हो गया। क्या सीक्वेंस हो गया, ई सी बी डी ए, ई सी बी डी ए, ये मेरा सीक्वेंस हो गया। तो कहां लिखा है देखो, ई सी बी डी ए बी में लिखा है। और ये ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन तो मेरे को क्वेश्चन समझाना मेरा उद्देश्य है, ऑप्शन से मैं बता सकता था कि ई ही स्टार्ट करेगी। सबसे पहले ऑप्शन बी में सिर्फ ई स्टार्ट कर रहा है तो यही सॉल्व हो जाता। क्लियर है, समझाना था, नहीं तो आप तो ऐसे जल्दी कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अ PERT नेटवर्क हैज 9 एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज हैं एक नेटवर्क में, 9। ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ, एक क्रिटिकल पाथ है उसमें कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, 9 एक्टिविटीज हैं। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 3। मतलब अगर 9 एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल सिग्मा, सॉरी एक्टिविटी ऐसे लिख लो, रुको, एक्टिविटी का नाम दिया 1, एक्टिविटी 1 से लेकर कितनी एक्टिविटी है, 9। हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे लिखते हो आप, सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा से। सिग्मा 1 2 कहां तक पहुंचा, सिग्मा 9। हर एक्टिविटी का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, पूरे पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। क्या हो जाएगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर। मतलब सारी एक्टिविटीज का के जो सारी एक्टिविटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर करो, उसको ऐड कर दो और उसका अंडर रूट निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे लिख सकते हो, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। क्लियर है, अप टू कहां तक जाएगा, सिग्मा 9 स्क्वायर, क्योंकि 9 एक्टिविटीज हैं। सारे का लिख दो, कैसे लिखोगे, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये 3 स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व करो तो ये 3 स्क्वायर 9, 9 बार 9 आएगा तो इंटू 9 लिख दूं, हाँ सर लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आंसर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा किसका, क्रिटिकल पाथ का, तो सिग्मा सीपी हमने निकाल लिया सर, 9 आंसर हो जाएगा। समझ में आती है बात। तो आपको याद क्या होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद, ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्रिटिकल पाथ का कैसे निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पेसिमिस्टिक टाइम एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आर गिवन एज 10 डेज। तो पेसिमिस्टिक टाइम क्या दिया है, टीपी इज इक्वल टू 10 डेज। डोंट वरी, एक्सपेक्टेड मीन टाइम नहीं निकलवा रहा हूं आपसे, एक्सपेक्टेड मीन टाइम का सवाल में करा दिया, रिपीट में कॉन्सेप्ट करता ही नहीं हूं, कितना छोटा सा टाइम है आपके पास। तो क्या बोल रहा है, कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आर गिवन एज 10 डेज एंड 4 डेज। क्या पहले लिखा है पेसिमिस्टिक तो मैंने लिख लिया, फिर लिखा है क्या ऑप्टिमिस्टिक, देखो 4 डेज। क्लियर है, ओके। क्या बोल रहा है कि द वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी विल बी, वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होता है, देखो वेरिएंस इज इक्वल्स टू होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ये आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन सिंपल है बना ले जाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है टीपी माइनस टी नॉट बाय 6। टीपी माइनस टी नॉट बाय 6 क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। टीपी क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम, और ये सब आप निकाल चुके हैं। तो देखो क्या टीपी कितना है आपके पास, 10 माइनस 4, टी नॉट मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपके पास दिया है, तो 10 माइनस 4 6, 6 बाई 6 इज 1, सिग्मा आ गया 1, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 आंसर। क्लियर बात, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो पता होना चाहिए वेरिएंस, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं जेई में या एई जेई के पेपर में, यही छोटे, ज्यादा कहीं थीसिस नहीं कराएगा आपको, तो छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बड़ी चीजें पढ़ने के चक्कर में क्या करती है, छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है, पेपर सिंपल। क्लियर, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 35, क्या इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्री फ्लोट किसको अफेक्ट करेगा भाई, यहां तो मैं माथा बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्यों,
क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ बता दिया, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफियरिंग फ्लोट, सब कुछ बता दिया। एक बार बस मैं फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहा हूं, क्या ट्रिक बताई थी। चलो देखो क्या ट्रिक बताई थी। ट्रिक बताई थी एफ टी, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो क्या लिखना था, टी टी टी, ओके। फिर लिखना था टी, इसके बाद टी 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 माइनस टी आई जे, माइनस टी आई जे, माइनस टी आई जे, ऐसे ही बताया था ना, माइनस माइनस माइनस। अब देखो क्या ली, क्या बताया था, ली, एल ई ई, फिर ईल, क्या बताया था, ईल, ई ई और एल, ईल, ऐसे बताया था। किसमें है, आगे आगे वाले से पीछे माइनस कर दो, जे माइनस आई, जे माइनस आई, जे माइनस आई। क्लियर बात, इतना ये मैंने बताया था, आपको बता दिया। एक और फ्लोट आया था आपके पास, इंटरफियरिंग फ्लोट, जो कि हेड इवेंट सेलेक्ट के बराबर होता है। इसको कैसे निकालोगे आप, टी एल जे माइनस टी ई जे, टी ई जे हेड इवेंट सेलेक्ट के बराबर ये होता था। ये मैंने आपको ट्रिक से बताया था, ये याद कर लिया। थ्योरी सारी समझाई थी, आपको बस अब बताना है क्या। टोटल फ्लोट अफेक्ट करेगा प्रीसीडिंग एक्टिविटी को और सक्सीडिंग एक्टिविटी को। क्लियर। फ्री फ्लोट अफेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रीसीडिंग एक्टिविटी को, सक्सीडिंग के बारे में कुछ नहीं अफेक्ट करेगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट जैसे कि नाम में लिखा है, ये इंडिपेंडेंट है, ना ही ये प्रीसीडिंग को अफेक्ट करेगा, ना ही सक्सीडिंग को अफेक्ट करेगा। और इंटरफियरिंग फ्लोट तो क्या होता है, ये तो हेड इवेंट स्लैक है। क्लियर है, इसका दूसरा नाम। तो फ्री फ्लोट किसको अफेक्ट करता है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी को। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये कैसा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, लो, डी इज करेक्ट। आगे चलूं, ये मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करके आऊं, पीछे नहीं देखा तो देख लेना, आगे आओ। ये मैंने एक बार लिख के भी दे दिया, सब कुछ आपको लिख के दे दिया, एक बार रीडिंग मार लेना। ये सारे फ्लोट्स एक जगह, पिछली क्लास में समझाया था, इसमें लिख के दे दिया है, आप एक जगह लिख लेना। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट पर्ट। तो क्या है आपका कीवर्ड यहाँ पर, पर्ट के अबाउट में पढ़ना है। और क्या पूछ रहा है भाई, नॉट करेक्ट। क्या नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो बताना। पढ़ो क्या लिखा है, नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन इवेंट्स। यस, पर्ट का ई तो हमें बताता है, पर्ट का ई ही तो हमें बताता है, ये इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच है। क्लियर, तो ये तो सही। उसके बाद इट डज नॉट टेक अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ टाइम। गलत बात, यही तो गलत बात है। ये अनसर्टेनिटीज को ही तो बताता है, तब तो हम टाइम एस्टिमेट निकालते हैं। एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं होता, अनसर्टेनिटीज पे ही तो काम करता है ये। तब तो हम क्या निकालते हैं, टाइम एस्टिमेट। क्या, टी नॉट प्लस 4 TM प्लस TP बाय 6, यही तो हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं इसमें, 3 टाइम एस्टिमेट। तो ये तो बात गलत। नेटवर्क डील्स विद अनसर्टेनिटीज, यस, नेटवर्क अनसर्टेनिटीज के साथ डील करता है। ये ऊपर क्यों लगा दिया, नहीं तो ऊपर वाले में समझो आप, ये सही बात लिखिए। एंड हेंस 3 टाइम एस्टिमेट, यही तो बात करी, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। ये 3 टाइप की एस्टिमेट हम करते हैं इसमें। एज देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ टाइम, कोई सर्टेनिटी नहीं है। एक्टिविटी ड्यूरेशन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, सही बात है, कोई टाइम की सर्टेनिटी ही नहीं है, तो एक्टिविटी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर नहीं सकते। मतलब क्या, इसमें क्रैशिंग व्रैशिंग इसमें नहीं होती। पार्ट में सीपीएम का फंडा है, क्रैशिंग जो होते हैं ना, एक्टिविटी को क्रैश करके एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन कम कर देते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा लगा के पैसा ज्यादा खर्च किया, टाइम कम कर देते हैं, इतने कम समय में कर दो आप काम। तो ये इसमें नहीं होता पार्ट में, क्यों, एक्टिविटी का टाइम ही नहीं पता। तो ये बात भी सही लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था विद रिस्पेक्ट टू पार्ट। सही बात। आगे बढ़ूं, चलो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ फ्लोट विच गिव एन आइडिया अबाउट द एक्सेस टाइम दैट एग्जिस्ट इफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड्स एज लेट एज पॉसिबल एंड द सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो वो ये बोल रहा है, ऐसा कौन सा फ्लोट है जो आपको, जो प्रीसीडिंग है, पहले वाली एक्टिविटी कितनी भी लेट स्टार्ट हो और आने वाली, सॉरी, कितनी भी लेट एंड हो, जो पीछे वाली एक्टिविटी कितनी भी एंड हो, आने वाली एक्टिविटी कितनी लेट क्या स्टार्ट हो, किसी से कोई फर्क ही नहीं, अपना बैठ के डिले, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे फ्लोट को क्या बोलते हैं सर, ऐसे फ्लोट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी से ये डिपेंडेंसी इसकी है ही नहीं। क्लियर बात। चलो ये होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, मैंने आपको बता दिया। तो अभी फिर से जान लो, अगर टोटल फ्लोट बोलता, तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो ये प्रीसीडिंग को भी
अफेक्ट करता और सक्सीडिंग को भी अफेक्ट करता। अगर फ्री फ्लोट होता तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रीसीडिंग को अफेक्ट करता, सक्सीडिंग को अफेक्ट नहीं करता। और अगर आपका आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट ये क्या प्रीसीडिंग को भी अफेक्ट नहीं करता और ये सक्सीडिंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटीज लिखी इनको भी अफेक्ट नहीं करता। फिर से बता दिया, ये वाला सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 38 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन अ पर्ट। इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि पर्ट से रिलेटेड में, मतलब पर्ट के लिए कौन क्रिटिकल पाथ को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखो इवेंट ओरिएंटेड स्लैक, यस। पर्ट क्या है, पर्ट का जो ये ई है यही तो बताता है हमें ये इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच है। फुल फॉर्म में मत लिख देना, बस याद कराने के लिए बोला है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ई एवोल्यूशन है, लेकिन मैं ई से याद करा रहा हूं, ये इवेंट ओरिएंटेड है। इवेंट से ही रिलेटेड होता है किसका, स्लैक का, क्योंकि फ्लोट रिलेटेड होता है एक्टिविटी से। तो ये बात तो सही है, तो यही सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन पर्ट। आगे पढ़ लो, एक्टिविटी ओरिएंटेड फ्लोट नहीं, पार्ट में एक्टिविटी का काम ही नहीं है। फिर इवेंट ओरिएंटेड फ्लोट, इवेंट फ्लोट से रिलेटेड नहीं होता, स्लैक से रिलेटेड होता है। एक्टिविटी ओरिएंटेड स्लैक, एक्टिविटी फ्लोट से रिलेटेड होती है, स्लैक से रिलेटेड नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या, पार्ट कैलकुलेशंस यील्ड अ प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 60 वीक्स। तो क्या 60 वीक क्या एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा, तो टीई आपको एक्सपेक्टेड टाइम दे दिया कि इतना 60 वीक्स का टाइम तो लग जाएगा प्रोजेक्ट को होने में, तो ये हमने एक्सपेक्ट किया। वेरिएंस कितना है, 9 वीक्स। तो वेरिएंस मतलब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है कितना आपका सिग्मा का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, विच इज इक्वल्स टू 9। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 3। क्लियर बात, ओके आगे पढ़ो। प्रोबेबिलिटी फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 95% प्रोबेबिलिटी इज 1.647। तो ये नया टर्म आया आपके लिए, नया टर्म, ये भी इस चैप्टर से रिलेटेड है, कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक भी चीज जो यहां से आती है सारा पढ़ा के जाऊंगा, क्योंकि सीपीएम पट एक ऐसा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, बहुत कम आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अब ये इसको कैसे, प्रोबेबिलिटी यहां लगा देता हूं, फैक्टर यहां लगा देता हूं, याद रखना। और प्रोबेबिलिटी फैक्टर पीएफ से लिख रहा हूं मैं, क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर 95% प्रोबेबिलिटी के लिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, जेड की वैल्यू 1.647 की 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये 60 दिन में हो जाएगा ये काम, ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। देन द नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 95%, मतलब 95% प्रोबेबिलिटी के साथ कितने वीक लगेंगे, 95% प्रोबेबिलिटी के साथ आप बताओ। ये बता रहा है कि 60 दिन में तो ये हो जाएगा। 95% प्रोबेबिलिटी के साथ आप बताओ कि कितने वीक लगेंगे। 95% पे मैं भरोसा कर लूंगा। तो वो पूछ रहा है कितना आपका टीएस है, मतलब शेड्यूल्ड, क्या है, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम। आप कैसा शेड्यूल करोगे ताकि 95% टाइम में 95% प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आती बात। एक्सपेक्टेड टाइम उन्होंने दिया, आपको बोल रहे हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी के साथ बताओ कि ये कितने दिन में कंप्लीट, कैसा आप शेड्यूल करो कि कंप्लीट हो जाए। क्लियर। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या, Z इज इक्वल टू होता है टीपी, ये कैसा टीपी है, लो, टीपी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 6। Z क्या होता है, टीपी माइनस टी नॉट बाय 6। क्लियर, ठीक है। चलो अब तो फॉर्मूला पुटिंग है। टीपी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये तो मैं सिग्मा का फॉर्मूला लिख दिया, गलत। रुको, Z इज इक्वल टू होता है टीएस माइनस टीई डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्या, Z इज इक्वल टू टीएस माइनस टीई बाय सिग्मा। टीएस का शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम, टीई क्या है, टी है एक्सपेक्टेड टाइम। क्या, एक्सपेक्टेड टाइम, इतने में एक्सपेक्ट किया तो इतने में तो हो ही जाएगा। वो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम पूछ रहा है, लगा दो, अब तो हो जाएगा ना। Z क्या है आपके लिए दिया है 95% प्रोबेबिलिटी के साथ, यहां लिख रहा हूं, देखो 1.647 बराबर टीएस आपको निकालना है। ऐसा कैसा बराबर है, रुको, 1.647 इज इक्वल टू टीएस आपको निकालना है। टी आपको दिया है 60 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है 3। सॉल्व करो, कैलसी उठाओ, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ। 1 मिनट, कैलसी मैंने लिया, किया सॉल्व, 1.647 इंटू 3 प्लस जाएगा उधर 60,
60 कितना हो गया ये, हो गया 6.941, कितना 64.941, 941 वीक्स इसमें लग जाएंगे। क्लियर बात, ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर कहाँ दिया है, सी में दिया है। क्लियर, देख लो, सी विल बी योर आंसर। समझ में आती है बात कैसे करना था? तो आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कभी कभी सिर्फ ये फॉर्मूला पे टिक लगा लेता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर का पूछ लेता, क्या टीएस माइनस टीई बाय 6। अब क्या मैं आपको बता रहा हूं, अब देखो जैसे टीसीएस क्या करता है। टीसीएस आपको ये, चलो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, हाँ क्लियर, ये है टीएस माइनस टी बाय 6 लिखा हुआ है, ये इनका डेरिवेशन है। आप देख, डेरिवेशन नहीं मतलब इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, आप देख लेना। क्लियर है, ठीक है। अभी टीसीएस आपसे पूछ लेगा कि 50% प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग कितना क्या होगा, वैल्यू ऑफ जेड, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की जेड की वैल्यू क्या होगी। फिर पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर +3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 99.87%। तो ये टेबल आप अपनी जगह लिख लेना, रटने मत बैठना, रटना नहीं है, एक बार ध्यान रह जाए तो ऐसे सवाल अच्छे हैं। जैसे ये तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि 50% प्रोबेबिलिटी के लिए जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो 0 है। क्लियर, ऐसे ही आपको एक दो वैल्यूज ऐसे ही आपको याद रखनी है, डायरेक्ट पूछ लेता है तो ये टेबल आप लिख लेना। क्लियर बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो देखो देखो, कौन सा कलर, व्हाइट कलर लेते हैं, रुको। कि पर्ट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड अडॉप्ट्स डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। भाई दोनों चीजें गलत। क्या, PERT कैसे याद कराया था, ई तो बता रहा था ये इवेंट ओरिएंटेड है, पर्ट क्लियर है, और पी को मैंने ऐसे बना दिया था, तो ये कौन सा है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है, फिर से मैं इसका पी बना रहा हूं, बीटा बनाने से पहले का ये पी क्या बता रहा था, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, तभी तो हम क्या लगाते हैं इसमें, हम 3 टाइम एस्टिमेट लगाते हैं, ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड भी गलत और डिटर्मिनिस्टिक भी गलत। सीपीएम इज इवेंट ओरिएंटेड, गलत बात भाई। सीपीएम क्या है, अगर पर्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड है, सॉरी पर्ट इवेंट ओरिएंटेड है तो सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड है, गलत बात है। एंड अडॉप्ट प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, गलत। सीपीएम में डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है, पर्ट में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है। वर्ड से याद दिला दिया मैंने तो, पी पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, यस, एंड अडॉप्ट प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, बिल्कुल सही बात। तो थर्ड इज करेक्ट। ओनली 3 कहां है, ओनली 3, डी विल बी योर आंसर, ओनली 3 विल बी करेक्ट। समझ में आती है इतनी बात, क्लियर। ये देखो पार्ट और सीपीएम में एक बार फिर से मैं पहले लिखा चुका हूं, पहली क्लास में, लिख लो एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगर नहीं लिखा हो तो पार्ट सीपीएम का डिफरेंस, ना जाने कितने सवाल इस टेबल से आपको बन जाएंगे, कितने सवाल बन जाएंगे। मैंने तो ऐसे याद करा दिया, पी फॉर प्रोबेबिलिस्टिक, ई इवेंट ओरिएंटेड, आर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब ये कैसे वर्क के लिए, रिपीटेड के लिए नहीं है, ये रिपीटेड वर्क्स के लिए है। ये टी क्या, 3 टाइम एस्टिमेट इसमें लगेंगे, इसके अपोजिट, ऐसे याद कर लो। क्लियर बात, चलो ये तो हुआ हमारा ये सेशन खत्म, 4 सेशन हमने कर लिए, और अभी मैं सवाल लेके आऊंगा कि इसके लिए सीपीएम पार्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप रिवाइज कर रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं, अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बात सिंपल है, बाबा बनते देर नहीं लगेगी अगर आप पढ़ के रिवाइज नहीं करोगे तो। क्लियर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आगे का सीपीएम पार्ट और कुछ आप पढ़ के आइएगा। ओके, अब देखो ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हम अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप अभी सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो, सिविल इंजीनियरिंग सीखो। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिविल इंजीनियरिंग सीखने के लिए हमने आपके लिए विजय बैच लॉन्च किया। कौन सा बैच, विजय बैच लॉन्च किया, उसमें सारी AE JEE का कंटेंट आपके पास सिविल इंजीनियरिंग पूरी मिल जाएगी। कंटेंट को अभी जीवित करो, ये फोकस करो, 7 से 8 महीने बैठ के दो और पूरी सिविल इंजीनियरिंग सीख जाओ। जो SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो SSC JEE 2024 देना चाहते हैं, उनके लिए बैच 1 लॉन्च किया गया है हमारे AEC प्लस एप्लीकेशन पर। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जाएगा। MPPSC AE के लिए जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा बैच है, प्रहार बैच लॉन्च किया गया। कौन सा, प्रहार बैच। इसमें क्या मिलेगा आपको, MPG के और जो भी टेक्निकल पोर्शन MPPSC में आता है वो मिल गया। RRB JEE में क्या
तेजस बैच लॉन्च किया है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो आप गलत हैं, आप अभी से तैयारी करो, अदरवाइज क्या होगा कि टाइम बहुत कम बचेगा, आप पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं एक इंजीनियर को, टेक्निकल तो संभाल लेंगे लेकिन सर नॉन टेक एक जगह हमने दे दिया, नॉन टेक महापैक करके सीरीज है AEC प्लस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, उसको एनरोल करो, पूरा कंटेंट अच्छे से मिलेगा आपको, जीवित करो कंटेंट को और फिर लग जाओ अपनी तैयारी कंप्लीट करके। अब देखो दूसरे टाइप का बच्चा आता है, वो क्या कहता है, सर हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, नए नए क्वेश्चंस चाहिए क्योंकि TCS लेवल बढ़ाते जा रही है। तो उनके लिए हमने क्या किया सर, उनके लिए हमने अभ्यास प्लस बैच, कौन सा अभ्यास बैच लॉन्च किया, किसके लिए, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्या मिलेगा, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस टेक्निकल नॉन टेक्निकल के मिल गए। फिर क्या अभ्यास प्लस बैच, कौन सा बैच आया, अभ्यास प्लस बैच, इनके लिए क्या 8000 प्लस क्वेश्चंस मिल गए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के। क्लियर बात, ओके। TCS के वो सवाल है जो ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं वो इसमें डाले, AE JE के सवाल जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के सवाल भी डाले गए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज ESE और गेट के वो छोटे छोटे सवाल जो आ सकते हैं उनको डाल के अच्छी सीरीज बनाई है आपके लिए। क्लियर बात, ओके। नाउ थर्ड टाइप का डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या कहते हैं कि सर हमें कंटेंट कवर कर लिया है हमने, क्वेश्चन भी लगा लेकिन वो कंटेंट फीड नहीं हो पा रहा, आप रिवीजन और करा दो। तो स्पून फीडिंग तो आपके लिए चल ही रही है, तो अब ये देखो आपके लिए हमने क्या किया, फास्ट ट्रैक बैच भी लॉन्च कर दिया। इसमें क्रैश कोर्स है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स का, बहुत ही कम समय में पूरा कंटेंट पढ़ते हुए जाओ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप एक सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर लो जो भी वीक है और उससे अपनी फिर कंप्लीट कर लो प्रिपरेशन। क्लियर है बात, कोई भी सब्जेक्ट रह ना जाए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आप कर सकते हो। ये सब कहाँ मिलेगा, AEC प्लस एप्लीकेशन पर, और AEC प्लस कहाँ मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, इंस्टॉल करो, वहां हमारा नंबर भी होगा, उसको अच्छे से पूछ पड़ताल करके फिर ही सब्सक्राइब करो। हम ये नहीं कहते कि हमसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ाई करो, लेकिन एक जगह सब्सक्राइब होकर पढ़ाई करो क्योंकि YouTube पर इतना कंटेंट है कि आप भटकते रह जाओगे, इसलिए अभी समय इंपॉर्टेंट है ना कि मनी। क्लियर बात, ओके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट्स में बताना है कि सर और क्या आपको चाहिए, मतलब हमसे क्या चाहिए। उसके बाद आप डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, और क्या वो सब्सक्राइब कर लो चैनल। क्यों, हमारी टीम आपको जगाने का भी काम कर देगी क्योंकि सोते रहते हो आप, पता तो चलता नहीं, बैकलॉग फिर हो जाएगा, फिर कहोगे सर पेपर सिंपल हो गया, हम तो बाबा बन गए। फिर अभी क्या करना है आपको, नोटिफिकेशन घंटी बजा लो, तो हमारी टीम जब नोटिफिकेशन देगी आप पढ़ सकते हो टाइम टेबल बना के। ओके, ये सब तो हो गई बातें। आपको रिवीजन करके आना है, रिवीजन करके नहीं आओगे तो बिल्कुल मत आना, यू आर नॉट इनवाइटेड। क्लियर, पढ़ाई कर रहे हो ये जरूरी नहीं कितना रिवाइज कर रहे हो, कितने नोट्स को बार बार घिस रहे हो, आपके हर पेज पर रिमार्क होना चाहिए, ये जरूरी है। क्लियर है, चलिए, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।